नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है प्रियांशु और आज की इस वीडियो में हम सेट्स के बारे में पढ़ेंगे, समुच्चय के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले समुच्चय का डेफिनेशन होता है सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित का मतलब होता है वेल डिफाइंड मतलब जिसके बारे में बिना किसी भ्रम के या साफ बताया जा सके कि वस्तु है, उसमें है या नहीं है। जैसे कि उदाहरण देखिए यहाँ पे 10 से कम प्रकृत संख्या कोई बता देगा इसका आंसर क्या है। इसमें आएगा, अगर मान लें ए इक्वल टू इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। 10 से कम प्रकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 10 तक। और अगर इसी में बोला जाए 10 सबसे अच्छे खिलाड़ी तो इसमें सबके लिए अलग अलग इसमें होगा इसका आंसर। इसीलिए ये वेल डिफाइंड है, मतलब ये सुपरिभाषित है। ये सुपरिभाषित नहीं है, ये सुपरिभाषित है ना। तो इसीलिए बोला गया समुच्चय मतलब समुच्चय सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को, मतलब सभी के लिए एक आंसर आना चाहिए। सुपरिभाषित का मतलब होता है ना, जैसे कि यहाँ पे 10 से कम प्रकृत संख्या है, इतना ही होगा 10 तक, 1 से लेकर 10 तक ये है सुपरिभाषित। 10 सबसे अच्छे खिलाड़ी, ये सबको अलग अलग खिलाड़ी पसंद है तो सब अलग अलग अपना बताएंगे, इसीलिए सुपरिभाषित नहीं है। सुपरिभाषित को ऐसे भी याद रख सकते हैं, बिल्कुल स्पष्ट और बिना किसी भ्रम को जो बोला जा सके उसको सुपरिभाषित कहते हैं। तो क्लियर हो गया। समुच्चय को यहाँ पे देखिए, समुच्चय को कैपिटल लेटर से लिखते हैं और समुच्चय को मझले ब्रैकेट, जिसको करली ब्रैकेट में कोमा लगा कर लिखते हैं ना। और समुच्चय में अवयव रिपीट नहीं होते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे अगर एग्जाम्पल में माना जाए ए इक्वल टू, जैसे कि कैपिटल लेटर समुच्चय को कैपिटल लेटर से लिखते हैं तो यहाँ पे कैपिटल मान ए इक्वल टू रिपीट नहीं होता, ऐसे 1 2 2 ऐसे नहीं होगा, सिर्फ इसमें होगा ऐसे 1 2, ये सही हुआ, ये नहीं हुआ है ना। और समुच्चय के निरूपण में देखेंगे, समुच्चय के निरूपण दो प्रकार से होता है, एक रोस्टर रूप और एक समुच्चय निर्माण रूप। रोस्टर रूप, जैसे कि रोस्टर रूप हुआ, और मान लीजिए रोस्टर रूप में लिखेंगे ए बी या जो भी कैपिटल लेटर से इसमें लिखेंगे 1 2 3 4 कैपिटल लेटर रोस्टर रूप में, उसका ये रोस्टर फॉर्म इसको बोलते हैं। समुच्चय निर्माण रूप मतलब सेट बिल्डर फॉर्म, इसमें फैक्ट के साथ लिखना होता है, फैक्ट के साथ। जैसे कि 1 2 3 4 है तो यहाँ पे समुच्चय निर्माण रूप में इसको लिखेंगे ए इक्वल टू जो एक्स है, एक सच डेट, इसको बोलते हैं सच डेट। मतलब इस प्रकार है कि सच डेट मतलब इस प्रकार है कि, याद रखिएगा, एक्स इस प्रकार है कि एक्स इस प्रकार है कि 1 से लेके एक्स 10 तक है। जो एक्स है बिलोंग्स टू एन, मतलब नेचुरल नंबर, ये सही। इसमें फैक्ट के साथ लिखना होता है सेट बिल्डर फॉर्म में। इसमें सिर्फ आप उसको क्या बोलते हैं, कोमा लगा कर लिखते हैं और मझले ब्रैकेट के अंदर, जिसको करली ब्रैकेट बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए कोई भी अवयव है या संबंध है, सदस्य है या उसमें है, उस अवयव में है, तो इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। ऐसे करके ऐसे इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। और कोई भी अवयव नहीं है, संबंध नहीं रखता है या उसमें नहीं है, तो इसको बोलते हैं नॉट बिलोंग्स टू। उल्टा ऐसे सी के थोड़ा ऐसे टेढ़ा करके ऐसे करके ऐसे नॉट बिलोंग्स टू। और मान लीजिए एग्जाम्पल देखते हैं, मान लीजिए यू इक्वल टू दिया हुआ है, एग्जाम्पल में जैसे मानते हैं ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 है ना। अगर यहाँ पे लिखे 1 तो 1 है इसमें 1, तो 1 लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू ए, और ऐसे ही और 2 लिखे तो
2 है, इसमें 2 है यहाँ पे, लेकिन 2 बिलोंग्स टू ए। अगर ऐसे ही अगर 7 लिखे यहाँ पे, तो यहाँ पे 7 नहीं है, इसलिए कि 7 नॉट बिलोंग्स टू ए। इसको ऐसे लिखे, बेसिकली यही बात है इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आ गया समुच्चय का प्रकार, समुच्चय का टाइप ऑफ सेट्स। सबसे पहले आता है रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय भी इसको बोलते हैं, एम्प्टी सेट। इसमें जिसमें अवयव एक भी ना हो, जिसमें अवयव एक भी ना हो उसे शून्य समुच्चय कहते हैं। इसको टू ऐसे खाली बॉक्स छोड़ते हैं या फिर फाई, ऐसे नहीं हो सकता है ना। अगर आप चाहिएगा इसे लिखने के लिए, इसमें फाई देने का, ये गलत है। इसमें एक रिक्त समुच्चय नहीं है, इसमें एक समुच्चय है, इसीलिए रिक्त समुच्चय नहीं होगा। ऐसे सिर्फ खाली छोड़ दीजिए या फिर फाई देकर छोड़ दीजिए। और जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, 10 और 11 के बीच प्रकृत संख्या है। 10 और 11 के बीच प्रकृत संख्या है, कौन कौन सी होती है? कोई भी नहीं होगा यहाँ, इसलिए यहाँ पे फाई। प्रकृत संख्या क्या होता है? जो 1 2 से शुरू होकर अनंत तक जाता है, इसको बोलते हैं प्रकृत संख्या। देखिए तो यहाँ पे होगा 10 और 11 के बीच में कौन सा प्रकृत संख्या होगा? एक भी नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा 5। और देखिए यहाँ पे 1 और 2 के बीच में x सच डेट x का मान इस प्रकार है कि 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में कुछ नहीं होता है, इसलिए इसका खाली है या फिर 5 इसका आंसर होगा। 1 और 2 के बीच में क्या होता है? कुछ नहीं होता है। ऐसे अगर यहाँ पे वास्तविक संख्या रहे, बिलोंग्स टू है, x जो है ना बिलोंग्स टू n है। अगर यहाँ पे x बिलोंग्स टू r रहे और वास्तविक संख्या, तो 1 और 2 के बीच में तो अनंत सारी संख्या है। यहाँ पे n है नेचुरल नंबर, इसीलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा खास करके। और इसके बाद आएगा एकल समुच्चय, मतलब सिंगलटन सेट्स। सिंगलटन सेट मतलब जिसमें केवल एक ही अवयव हो, जिसमें के उसे एकल समुच्चय कहते हैं। जैसे कि a = 5, इसमें एक अवयव है इसलिए एकल समुच्चय है। और b मान लें, और a इसमें भी एक अवयव है। और c मान लें 5 8, इसमें भी एक अवयव है। यही एकल समुच्चय है। अब आगे देखें, आगे आ गया परिमित और अपरिमित। परिमित और अपरिमित। परिमित समुच्चय में क्या होता है? जिसमें समुच्चय के अवयवों को गिना जा सके, निश्चित हो, जिसमें संख्या निश्चित हो मतलब गिना जा सके, उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे a = ABCD, इसको गिन सकते हैं 4 है। AEIOU, B = BL, इसको गिन सकते हैं। C = 1 2 3 4 1 2 3 4 5, इसको भी गिन सकते हैं। और D = X, इस सच डेट X सप्ताहों के दिन भी गिन सकते हैं। यहाँ पे देखिए अपरिमित समुच्चय। देखिए अगर यहाँ पे अगर परिमित समुच्चय समझ नहीं आया तो इसको देखिए, अपरिमित समुच्चय को सब समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे कि अपरिमित समुच्चय में क्या होता है? जिसमें अवयवों को संख्या अनंत हो मतलब गिनी ना जा सके, उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय जैसे कि प्रकृत संख्या है। प्रकृत संख्या इसको कैसे लिखते हैं? n से लिखते हैं ना। और मान लीजिए a लिखे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत तक जाता है, इसको गिन नहीं सकते, इसीलिए अपरिमित संख्या अपरिमित समुच्चय होगा। पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है, इसको भी नहीं गिन सकते, ये भी अपरिमित समुच्चय है। और क्या बोलते हैं? अपूर्णांक संख्या जो माइनस में अनंत से लेके प्लस में अनंत तक होता है, ये इसको भी नहीं गिन सकते, ये भी अपरिमित समुच्चय है। जिसको गिना जा सके वो परिमित समुच्चय है, और जिसको नहीं गिना जा सके वो अपरिमित समुच्चय है, इतना ध्यान रखिएगा। समान समुच्चय, दूसरा देखिए समान समुच्चय। समान समुच्चय में जिनमें सभी अवयव समान हो, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जिनमें सभी अवयव समान हो। जैसे कि देखिए a = 1 2 3, b = 2 1 3। उल्टा रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे 1 है तो 1 रहना चाहिए, 2 है तो 2 रहना चाहिए, 3 है तो 3 रहना चाहिए। उल्टा रहे सीधा रहे कोई मतलब नहीं है, इसमें कैसे भी लिख सकते हैं आप, लेकिन जो अवयव है इसमें वो रहना चाहिए। इसी को सामान्य समुच्चय बोलते हैं, इक्वल सेट। देखिए यहाँ पे देखिए a और b में सभी अवयव समान है, इसलिए a और b बराबर है, मतलब a और b समान समुच्चय। a और b समान समुच्चय को ऐसे लिखते हैं। अगर समान नहीं है, असमान है, तो बीच में ये दे देते हैं असमान नहीं है। देखिए यहाँ पे a =
देखिए 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे देखिए b इक्वल टू 10 9 10 है, इसमें देखिए 10 एग्जाम्पल से देखिए यहाँ पे 10 है तो इसमें भी 10 है, 9 है इसमें भी 9 है, 9 है ठीक है, 8 है इसमें भी 8 है, 6 है इसमें भी 6 है, 7 है इसमें भी 7 है, 5 है इसमें भी 7 है, 5 है। तो इसको लिख सकते हैं a बराबर b, मतलब a और b सामान्य समुच्चय है। इसमें देखिए 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 3, इसमें भी 3 नहीं है, तो लिखिए a बराबर नहीं है b। यहाँ पे देखिए 1 है, इसमें 1 नहीं है, तो इसको भी लिख सकते हैं a बराबर नहीं है, a बराबर, यहाँ पे देखिए a बराबर नहीं है c, सॉरी यहाँ पे c होगा, यहाँ पे a बराबर नहीं है d, ऐसे होगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए तुल्य समुच्चय। तुल्य समुच्चय में क्या होता है, जिन समुच्चय में अवयवों की संख्या समान हो, अवयवों की संख्या समान हो, इसमें क्या था, सामान्य समुच्चय में इसमें भी सभी अवयव समान हो, इसमें सभी अवयव समान हो, मतलब जो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पर भी 1 रहना चाहिए, 2 है तो 2 रहना चाहिए। यहाँ पे देखिए जिसमें सभी अवयव की संख्या समान हो, उससे मतलब नहीं अवयव जो अवयव इसमें है इसमें रहना चाहिए, सिर्फ संख्या समान हो। अगर यहाँ पे 3 अवयव है, इसमें भी 3 अवयव रहना चाहिए, ये है तुल्य समुच्चय, उसी को बोलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 1 2 3 इक्वल टू 1 2 3, यहाँ पे ए बी सी 3 अवयव इसमें है, 3 अवयव इसमें भी है, ए और बी में 3 अवयव है, इसलिए ए और बी तुल्य समुच्चय होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब आ गया संयुक्त या प्रतिच्छेदी समुच्चय, ज्वाइंट सेट जिसको बोलते हैं। जिन दो समुच्चय में कम से कम एक अवयव समान हो, कम से कम एक अवयव समान हो, उसे संयुक्त या प्रतिच्छेदी समुच्चय कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल में देखिए ए इक्वल टू दिया है 1 2 3, यहाँ पर भी 4 5 6, इसमें 3 समान है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, एक अवयव समान है 3 3, इसलिए ये संयुक्त समुच्चय होगा, संयुक्त समुच्चय, इतना ध्यान रखिएगा। और उसके बाद अप्रतिच्छेदी असंयुक्त समुच्चय, जिसको डिसजॉइंट सेट बोलते हैं, जिनमें दो समुच्चय में एक भी अवयव समान न हो, उसे प्रतिच्छेदी असंयुक्त समुच्चय कहते हैं। जैसे इसमें देखिए 1 2 3, इसमें 4 5 6, एक भी अवयव समान नहीं है, इसलिए इसको अप्रतिच्छेदी या असंयुक्त समुच्चय कहेंगे, है ना। इसमें एक भी समान नहीं, इसलिए ए और बी में अप्रतिच्छेदी समुच्चय है, ठीक है। उसका उप समुच्चय, सबसेट, ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता है, इसको ध्यान रखिएगा। क्या होता है, यदि एक समुच्चय का प्रत्येक अवयव दूसरे समुच्चय में भी हो तो पहले समुच्चय को दूसरे का उप समुच्चय कहते हैं। तो देखिए अगर एक समुच्चय का, मतलब कोई भी एक समुच्चय का प्रत्येक अवयव दूसरे समुच्चय में भी उपस्थित हो तो पहले समुच्चय को दूसरे का उपसमुच्चय कहते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल से समझिए इसको। अगर ए इक्वल टू दिया है 1 2 3 और बी इक्वल टू 1 2 3 4, पहले समुच्चय का प्रत्येक अवयव दूसरे समुच्चय में है ना, इसलिए ए सबसेट होगा बी का, ए सबसेट होगा बी का। ध्यान यहाँ ए के सभी और बी में है, इसलिए ए सबसेट होगा बी का, इसको बोलते हैं इसलिए देखिए। हाँ, अगर डिफिनेशन में उतना समझ में, लेकिन एग्जाम्पल में पूरा समझ में आ जाएगा आपको, है ना। एक समुच्चय का प्रत्येक अवयव दूसरे समुच्चय में भी उपस्थित हो, दूसरे समुच्चय में भी हो तो यहाँ पे है दूसरे समुच्चय में प्रत्येक अवयव, एक का प्रत्येक अवयव दूसरे में है तो पहला है दूसरे का उपसमुच्चय होगा, है ना। पहला है दूसरे का उपसमुच्चय, ए सबसेट बी, ए सबसेट बी। देखिए यहाँ पे, और ए इक्वल टू दिया है ए बी सी और बी इक्वल टू ए बी, तो यहाँ बी के सभी अवयव, यहाँ बी के सभी अवयव ए में है, तो इसलिए बी सबसेट है ए का, मतलब बी उपसमुच्चय है ए का, बस इतना ध्यान रखिएगा। और घात समुच्चय में आता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। घात समुच्चय में किसी समुच्चय के सभी उपसमुच्चय के, मतलब किसी समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों के समुच्चय को घात को समुच्चय कहते हैं। मतलब सभी उपसमुच्चय को, मतलब कोई भी समुच्चय के सभी उपसमुच्चय के घात को समुच्चय कहते हैं, मतलब घात समुच्चय कहते हैं, घात समुच्चय।
सभी उप समुच्च को घात समुच्च कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है घात समुच्च कहते हैं। देखो उदाहरण देके देखिए यहाँ पे, जैसे कि लिखा है यहाँ पे ए इक्वल टू 1 2 इसको पी ए भी बोलते हैं, मतलब पावर ऑफ सेट ए, ये ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे ए इक्वल टू 1 2 दिया हुआ है, तो इसको 1 2 मतलब इसको सबको उप समुच्च करना पड़ेगा। देखिए ए इक्वल टू यहाँ पे अगर मान लीजिए इसको तोड़ सके तो एक बार नहीं, कुछ भी नहीं ले सकते हैं। एक बार 1 ले सकते हैं, एक बार 2 ले सकते हैं, एक बार 1 2 दोनों ले सकते हैं, है ना। पी ए बराबर इसका इस सब का उप समुच्चय का जो घात है उसी को बोलते हैं घात समुच्चय। अगर वहाँ पे समझ नहीं थी, यहाँ पे देखिए अगर इसमें b इक्वल टू इसका उप समुच्चय, इसका घात समुच्चय निकालना है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे पी बी बराबर मतलब पावर ऑफ सेट बी। पी बी बराबर लिखेंगे, पहले इसमें क्या लिख सकते हैं, सबका उप समुच्चय पहले निकालेंगे, पहले कुछ भी नहीं ले सकते हैं। उसके बाद ए ले सकते हैं, उसके बाद बी ले सकते हैं, उसके बाद सी ले सकते हैं, उसके बाद ए बी ले सकते हैं, ए सी ले सकते हैं, उसके बाद और बी सी, उसके बाद बी सी ले सकते हैं। ये सबका समुच्चय ले लिए तो हो गया घात समुच्चय। बस इतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं इसमें। और इसका एक फार्मूला भी है घात समुच्चय में अवयवों की संख्या, उसका फार्मूला 2 की पावर n। और देखिए n क्या होता है, n मतलब अवयवों की संख्या, मतलब कितने अवयव है इसमें। यहाँ पे देखिए अगर इसका निकालना चाहे, यहाँ पे इसका फार्मूला क्या है 2 की पावर n। घात समुच्चय के फार्मूला क्या है 2 की पावर n मतलब अवयवों की संख्या। n में कितने अवयव है 1 2 3 4 5, 5 अवयव है। देखिए यहाँ पे 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 2 4 5, कितना हुआ 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, इसका 32 आंसर। बस इतना ही। और उसके बाद आ गया सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट मतलब वह समुच्चय जिसमें किसी विषय से संबंधित सभी अवयव शामिल हो, उसे सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। किसी विषय से संबंधित सभी अवयव शामिल हो, उसे सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। या इसको ऐसा भी ध्यान रखें, सभी अवयवों में से सब में से बड़ा समुच्चय उसी को यूनिवर्सल सेट, मतलब जो भी अवयव है ना वो सब में से जो बड़ा समुच्चय, मतलब जितना भी समुच्चय सेट है वो सब में से जो बड़ा समुच्चय होगा उसी को यूनिवर्सल सेट मतलब सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। जैसे कि ए इक्वल टू दिया है 1 2 3, बी इक्वल टू 2 4 6, सी इक्वल टू 1 3 5 7, डी इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें सबसे बड़ा समुच्चय है डी, तो इसीलिए इसको डी को यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। इसको यू से सार्वत्रिक समुच्चय। बस इसका इतना ही काम है, खत्म। आप देखिए अब अंतराल सिखाते हैं आपको। अगर अंतराल, इसका मतलब ध्यान रखिएगा, इसका मतलब हुआ वो शामिल नहीं है, इसका मतलब है शामिल है ना। देखिए यहाँ पे इसका मतलब है शामिल नहीं है, इसका मतलब है शामिल है। अगर यहाँ पे ध्यान दिया जाए, दो गोला रहेगा, अगर इसको शामिल नहीं है, शामिल नहीं तो गोला है जो इसको सिर्फ इसको ऐसे ही छोड़ देंगे गोल करके। और जिसको शामिल करना है, दोनों को शामिल करना है, इसका मतलब है शामिल है, तो दोनों को कलर कर देंगे, फिर दोनों को शामिल करना है। और यहाँ पे एक इसको शामिल करना है, इसको शामिल नहीं करना है, तो इसको कलर कर देंगे, इसको सिर्फ गोल ही छोड़ देंगे। यहाँ पे इसको शामिल नहीं करना है, इसको छोड़ देंगे, इसको कलर कर देंगे। बी को शामिल करना है तो बी को रंग देंगे, है ना। अब देखिए इसको हम लोग इसमें कैसे लिखेंगे। देखिए इसको कैसे लिखते हैं ना, कैसे मतलब आपको समझ में आएगा किसको लेना है किसको नहीं लेना है। इसको अगर इसमें ऐसा ब्रैकेट है तो इसका मतलब कोई भी शामिल नहीं, दो ए और बी नहीं है इसमें, इसको ऐसे लिखेंगे
मछले ब्रैकेट के अंदर सेट को लिखते समझ के लिखते थे, इसको लिखेंगे एक्स सच डेट ए को भी शामिल नहीं किए, एक्स और बी को भी शामिल नहीं किए, ऐसे लिखेंगे। एक्स ऐसे ही मान लिए है ना, कोई नंबर है मतलब, और बी देखिए यहाँ पे ए को शामिल नहीं किए हैं, ए और बी दोनों को शामिल किए हुए हैं, ए और बी दोनों को शामिल किए हुए हैं। यहाँ पे लिखेंगे एक्स सच डेट ए बड़ा या बराबर है एक्स से, और एक्स बड़ा या बराबर है सॉरी ए से बड़ा या बराबर है एक्स, और एक्स से बड़ा या बराबर है बी। इसको जहाँ पे बड़ा या बराबर हो उसको शामिल करना है, यहाँ पर भी है, इसको भी शामिल करना है। अगर यहाँ पे ए को शामिल करना है, ए को शामिल नहीं करना है, बी को शामिल करना है, तो इसको लिखेंगे एक्स सच डेट ए से बड़ा एक्स और एक्स बड़ा या बराबर है बी का। यहाँ पे ए को शामिल करना है, बी को नहीं करना है, लेकिन एक्स सच डेट ए से बड़ा है बी, ए बड़ा है बराबर एक्स का, एक्स बड़ा है बी। बस यहाँ पे फर्क, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मेन बात यही है। और समुच्चय की संक्रियाएं और वेन आरेख। एक समुच्चय की संक्रियाएं में देखिए पहला आएगा समुच्चय का सम्मेलन, मतलब यूनियन ऑफ सेट्स, इसको यू से लिखते हैं। दो या दो से अधिक समुच्चय के सभी अवयवों को मिलाकर बने समुच्चय को समुच्चय का संघ कहते हैं, मतलब समुच्चय का सम्मेलन कहते हैं। दो या दो से अधिक अवयवों को, दो या दो से अधिक समुच्चय के सभी अवयवों को मिलाकर बना जो समुच्चय बनता है उसी को समुच्चय का संघ मतलब यूनियन ऑफ सेट कहते हैं, या समुच्चय का सम्मेलन जिसको। अगर हम एग्जाम्पल देखें यहाँ पे ए इक्वल टू 1 2 3 दिया हुआ, बी इक्वल टू 3 4, ठीक है। तो ए यूनियन बी निकालेंगे, जब ए यूनियन बी तो आएगा 1 2 3, पहला संख्या पूरा 1 2 3, और बोलने इसमें रिपीट नहीं होता है इसलिए 3 को छोड़ देंगे, मतलब एक ही बार लेंगे दोनों में से, तो 3 4 5 ये हो गया है आंसर ए यूनियन बी का। और सी इक्वल टू ऐसे ही, सी इक्वल टू ए बी सी डी और डी इक्वल टू डी ई एफ जी, तो इसका सी यूनियन डी निकालेंगे तो इसमें ए बी सी डी ई एफ जी एच, बस ऐसे ही जोड़ देंगे। इंटरसेक्शन में इसका उल्टा होता है, मतलब इसमें जो कॉमन होता है संख्या, कॉमन अवयव होता है या संख्या, उसी को लिखते हैं। जैसे कि देखिए समुच्चय में दो या दो समुच्चय के समान यानी कॉमन अवयवों से बने समुच्चय को समुच्चय का सर्वनिष्ठ कहते हैं, मतलब इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स है ना। उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पे ए इक्वल टू 1 2 3 4 दिया हुआ है और बी इक्वल टू 3 4 5 6, तो इसमें दोनों में से कॉमन क्या है 3 और 4, तो लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी बराबर 3 4, बस ऐसे ही। अगर और एग्जांपल देखें, और सी इक्वल टू दिया है ए बी सी और डी इक्वल टू दिया हुआ है, डी इक्वल टू दिया हुआ है ए बी, तो इसमें और सी इंटरसेक्शन डी निकालेंगे तो क्या आएगा ए बी, कॉमन निकाला है, इसमें भी ए बी कॉमन है, इसमें भी ए बी कॉमन है, इसका आंसर होगा ए बी, बस। और आगे देखिए वेन आरेख, वेन डायग्राम। देखिए सभी समुच्चय को वृत्त से लिखते हैं ना, वृत्त। जो सार्वत्रिक समुच्चय, केवल सार्वत्रिक समुच्चय को आयत या वर्ग से लिखते हैं, आयत या वर्ग से लिखते हैं। और अगर दो वृत्त ले जो कॉमन आपस में मिले, ऐसे दो वृत्त ले और उसको एक आयत से घेर दिया जाए, आयत के अंदर दो वृत्त लिया जाए ना। अगर एग्जाम्पल मान लेते हैं, अगर दिया हुआ है जैसे कि ए इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3, बी इक्वल टू 3 4 5, बस इतना ही ध्यान रखिएगा है ना। यहाँ पे इसको ए बोल देंगे, इसको बी बोलेंगे है ना। ये यूनियन यूनिवर्सल वेन डायग्राम है, इसको यूनियन बोलेंगे, मतलब यूनिवर्सल से जो इसके अंदर आएगा
ये जो बाहर है इसके अंदर। देखिए यहाँ पे अगर इसका निकाले ए यूनियन बी, निकाले ए यूनियन बी, इसमें क्या क्या आएगा, 1 2 3, 1 2 3 और 3 2 रिपीट नहीं होता है इसलिए लिखेंगे 4 5 4 5। ए यूनियन बी में 4 5, 1 2 3 4 5। और ए इंटरसेक्शन बी में क्या लिखेंगे, इसमें कॉमन कौन है, एक ही आया है 3 3, इसीलिए इसमें 3 होगा सिर्फ बस। तो इसमें कॉमन अभी इसमें लिखेंगे 3। और ए में कितने अवयव है, ए में सिर्फ कॉमन के ए में कितने अवयव है 1 2 और बी में 4 5 कॉमन अवयव 3 है। अब बच के तो देखिए यहाँ पे अगर इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन बी। और ये पूरे को बोलते हैं, पूरे जो आयत को बोलते हैं ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। और ए यूनियन बी में क्या क्या है, देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5 मतलब पूरा है ना, इसलिए ए यूनियन बी। और इसको सिर्फ ए इसको बोलते हैं, इसको सिर्फ बोलेंगे, इसको बोलेंगे ए माइनस बी। माइनस बी को ए नहीं कि पूरा माइनस बी, देखिए इसको लिखें ए माइनस इंटरसेक्शन नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब जो कॉमन है उसको घटाना है इनसे, ये नहीं कि पूरा बी को घटाना है, वैसे तो आंसर ही नहीं आएगा इसका। देखिए यहाँ ए में कितने हैं, ए में है वो 1 2 3 और बी में है 3 4 5। तो इसका ए माइनस बी करेंगे तो इसमें कितना आएगा, इसका आंसर आएगा, देखिए यहाँ पे इसका 3 कॉमन है, 3 को हटा देंगे। अगर सिर्फ ए माइनस बी लिखा रहा है तो सिर्फ ए में जितने हुए वो लिखेंगे 1 2 इसका आंसर। अगर बी माइनस ए तो ऐसे ही लिखेंगे, जिसमें बी में कितने अवयव है, कॉमन वाला हिस्सा हटा देंगे और जो बचा हुआ है सिर्फ बी में है उसी को लिखेंगे, सिर्फ बी आंसर इसका लिखना है। 4 5 बस इतना है, कुछ नहीं। अब समुच्चय के पूरक देखिए यहाँ पे ए समुच्चय का पूरक ऐसे देते हैं, या ए का सी मतलब कॉम्प्लीमेंट, इसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट ए डैश, इसको ए डैश बोलते हैं, या ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब नॉट ए, मतलब ए नहीं है। और देखिए यहाँ पे यू इक्वल टू दिया है 1 2 ए बी सी डी ई एफ, और ए इक्वल टू ए बी सी और बी इक्वल टू ई एफ। अगर हम निकालें यहाँ पे ए डैश मतलब ए नहीं है तो इसको लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ए माइनस नंबर ऑफ, या फिर नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसमें क्या आएगा इसका आंसर, ए में से कौन सा कॉमन पार्ट इसका घटेगा, एन ए इंटरसेक्शन बी में से। यहाँ पे देखिए ए है, सॉरी ऐसे नहीं हुआ, देखिए यहाँ पे गलत है, ऐसे देखिए। अगर ए डैश निकालना है तो इसको लिखेंगे यूनियन में से ए माइनस करना है, तो इसको लिखेंगे यूनियन में से पूरा ए हटा दीजिए, ए बी सी हटा दीजिए, इसका आंसर होगा सिर्फ डी ई एफ। अगर इसे बी डैश निकालना हो तब यूनियन में से बी को हटा दीजिए, तो बी क्या है ई एफ को हटा के लिख दीजिए ए बी सी डी, बस इसका आंसर है। देखिए दो समुच्चय के सम्मेलन और सर्वनिष्ठ पर आधारित व्यवहारिक प्रश्न। अगर समुच्चय में दिया रहे समुच्चय ए या अथवा दिया रहे या अथवा समुच्चय ए
या समुच्चय बी या समुच्चय ए अथवा समुच्चय बी, तो इसमें लिखेंगे ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। ए यूनियन बी बराबर होता है नंबर ऑफ ए प्लस में नंबर ऑफ बी माइनस में नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फार्मूला याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। देखिए, और ए समुच्चय ए या समुच्चय बी या समुच्चय ए अथवा समुच्चय बी दिया रहा है तो ए यूनियन बी लगाएंगे। समुच्चय ए और समुच्चय बी या समुच्चय ए तथा समुच्चय बी रहे तो इसको ए इंटरसेक्शन बी लगाएंगे, है ना। अगर यहाँ पे देखिए, अगर ए या बी में से कम एक, ए या बी में से कम एक रहे, उसमें भी ए यूनियन बी लगाएंगे। ए यूनियन बी, यूनियन को यू से लिखते हैं, यू ऐसे, इंटरसेक्शन को उल्टा यू, ये ध्यान रखिएगा। अगर केवल ए रहे तो इसमें यूनियन में से ए माइनस करना है, अगर केवल बी रहे तो यूनियन में से बी माइनस करना है। बस ये पूरा सेट्स, कुछ नहीं, बहुत ही, बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।